हाय गाइस, एक बार फिर आप सबका हमारे स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज 2020 आईएएस 2020 के प्री एग्जाम हुए हैं उसमें पूरे फर्स्ट पेपर में जीएस वाले पेपर में जितने भी पॉलिटी के सवाल आए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सवाल आए थे, उनकी संख्या 15 थी, 15, 16 थी, 18 तक लोग बता रहे हैं। तो उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स में भी काउंट हो सकते हैं। तो प्योर जो पॉलिटी के सवाल हैं हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। बारी बारी से स्क्रीन पर सवाल आएगा और फिर उसके आंसर पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका सही आंसर क्या होगा, जिससे हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। इसमें आप सीधे सवाल देखेंगे कि कई सवाल तो सीधे हमारे YouTube पर जो एक पूरी प्लेलिस्ट चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर विशेष, मुश्किल से अभी तक कॉन्सेप्ट क्लास 4-5 गई हैं और 3 आधारभूत बेसिक क्लासेज और बड़ी क्लासेज गई हैं, उसमें से सीधे डायरेक्ट सवाल आपको यहां मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पहला सवाल दिख रहा होगा जो सिविल सर्विसेज 2020 में पॉलिटी पर पूछा गया। उसमें पहला सवाल पूछा गया, स्क्रीन पर है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? फिर से समझिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण, तो विभेदन के विरुद्ध संरक्षण, इस सवाल में जो एक लाइन लिखी हुई है विभेदन के विरुद्ध संरक्षण, इसको लेकर के आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल आपको फंसाने के, परेशान करने के लिए ये व्यवस्था है। 4 विकल्प हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और समता का अधिकार। तो मित्रों देखिए, इसमें अगर हम सही उत्तर की बात करें तो अगर देखा जाए तो समता का अधिकार जो है, समता का अधिकार, अगर इसकी बात करें, समता का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में आप प्रयास भी करिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट पार्ट 3 फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में समता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां के बीच में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 में आर्टिकल 17 सीधे सीधे आप जानते हैं किस पर है। अनुच्छेद 17 का संबंध सीधे सीधे अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी या छुआछूत के अंत से है। तो अगर देखा जाए कि अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण, इसमें विकल्प है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको अनुच्छेद 23 और 24 में मिलते हैं, वहां अस्पृश्यता की कोई बात नहीं कही गई है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। तो आप इसके बीच में भी इस तरह के अस्पृश्यता के बारे में कोई प्रावधान नहीं मिलेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो केवल एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 32 है, तो वहां भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर देखा जाए तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो 4 विकल्प हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, अस्पृश्यता की कोई बात नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, वहां भी अस्पृश्यता की कोई बात नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में अकेले है, तो वहां भी इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर अस्पृश्यता की बात कही गई है तो अनुच्छेद 17 में कही गई है, और अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। तो किस वर्ग में आएगा? समानता के अधिकार वाले वर्ग में यह उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो होगा डी। ठीक, तो देखिए इस तरह से हम प्रश्नों को लेकर के चलेंगे और आप इसमें से जो सारे विकल्पों पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और अगर आप बात देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मास्टर वीडियो पड़ा है संपूर्ण संविधान, उसमें भारत के संविधान के सभी भाग, सभी अनुसूचियां और तकरीबन 170 वो अनुच्छेद जहां से सीधे सवाल आते हैं। और देखिए ये वाले पोर्शन को सीधे सीधे डायरेक्ट वो कंप्लीट कर रहा है, वहां से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, पूछा गया था कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो देखिए ये तो सिविल सर्विसेज का पेपर है, शब्द तो आपको ऐसे मिलेंगे ही, हिंदी में इस तरह के शब्दों से आपको गुजरना ही होगा। व्यादेशित है, किसके बारे में करा है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। हम लोगों ने अपने मास्टर वीडियो में जहां पर ये बात कही गई है जोर भी दिया है, बल भी दिया है
कि क्या सवाल भी पूछा जाता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। तो आप जानते हो सीधे सीधे हम लोग पढ़ते हैं क्या कि अनुच्छेद 50 और पृथक्करण, सीधे सीधे हम लोगों ने पढ़ा है अनुच्छेद 50 पृथक्करण। तो अनुच्छेद 50 और पृथक्करण, और आप जानते हो भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में किसके बारे में प्रावधान है? डीपीएस के बारे में प्रावधान है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में। तो अगर अनुच्छेद 51 में न्यायपालिका, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बताया गया है, तो सीधी सी बात है 4 विकल्प हैं। संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो परंपरागत व्यवहार द्वारा बिल्कुल नहीं है। 7वीं अनुसूची में आप जानते हो कि क्या है? 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। वहां केंद्र और राज्य के बीच काम का बंटवारा किया गया है। और संविधान की उद्देशिका में कार्यपालिका बहुत से उद्देश्य ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, आदर्श बताए गए हैं, लेकिन कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की चर्चा नहीं की गई है। सीधे सीधे अनुच्छेद 50 में स्पष्ट तौर पर उद्घोषणा की गई है, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रयास किया जाएगा, ऐसी नीतियां बनाएगा। तो 36 से 51 में 50 आएगा, तो कहां पर है? ये डीपीएस वाले पार्ट में है। तो ये प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में किया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सीधे डायरेक्ट सवाल ये भी है जो आपको मिल रहा है सिविल सर्विसेज 2020 की प्री परीक्षा में, फर्स्ट पेपर में, जीएस में, पॉलिटी के सवाल। अगला लिखा है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा का विवरण। हम लोग अपने इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में बजट पर भी चर्चा करते हैं और अपने मास्टर वीडियो में अनुच्छेद 112 पर भी चर्चा किया है, हम लोगों ने 115 पर भी चर्चा किया है, जहां पर वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान है। लिखा है वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं। बजट प्रस्तुत करते हैं, अन्य प्रलेख इकोनॉमिक सर्वे, पिछले चालू वर्ष का और बीते वित्तीय वर्ष का डाटा होता है। द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। कह रहा है यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। कह रहे हैं कि चिरकालिक संसदीय परंपरा है, तो इस तरह की कोई चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण बजट और उसके साथ अन्य प्रलेख नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण तो बिल्कुल यह भी स्पष्ट तौर पर नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 112 में तो बजट के बारे में प्रावधान है, उसके अंतर्गत क्या प्रस्तुत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट प्रस्तुत किया जाता है। फिर लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 113, तो 113 में भी इस बारे में प्रावधान नहीं है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण, तो इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, बिल्कुल सही। और इसमें 2012 में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत 112, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, आर्टिकल 112 के अंतर्गत क्या होता है? केंद्रीय बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। और बजट शब्द आप जानते हो 112 में नहीं यूज किया गया है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत है, इसमें प्रयुक्त किया गया है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे का प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आता है? वो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर एक अगले सवाल की ओर। तो देखिए अनुच्छेद 112 पर चर्चा हुई है और इकोनॉमिक्स की जो भी क्लास लोग ऑफलाइन में किए हैं उनको इस सवाल में कतई तकलीफ नहीं होगी। लिखा है अगला सवाल, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। 4 विकल्प है, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार और सीमित सरकार। कह रहा है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। तो एक कॉन्सेप्ट होता है संविधानवाद। देखिए, और यहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्पष्ट भी करते हैं कि संविधानवाद का सामान्य अर्थ जनरली लोग क्या ले लेते हैं? संविधानवाद का अर्थ ऐसी सरकार जो जहां संविधान हो, लिखित संविधान हो। तो हम लोग स्पष्ट तौर पर बताएंगे ये एक आदर्श है, एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सिद्धांत है। ये क्या अपेक्षा करता है? लिखित संविधान हो जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा देश हो जहां लिखित संविधान हो लेकिन संविधानवाद न हो।
और ऐसा देश हो सकता है जहां लिखित संविधान ना हो लेकिन संविधानवाद हो। दरअसल इसकी कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं और अगर जो भी सरकार उस पूर्वापेक्षा को पूरी करता है उसको क्या कहते हैं कि उस देश में संविधानवाद है, चाहे लिखित संविधान हो और चाहे ना। तो यहां पर एक जो कंफ्यूजन लिखित संविधान वाला होता है, मैंने उस डाउट को भी क्लियर करने का प्रयास किया। याद रहे मित्रों, इसकी सबसे प्रमुख पूर्वापेक्षा क्या होती है? सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, असीमित अधिकारों वाली सरकार नहीं। कौन वाली? सीमित सरकार। तो संविधानवाद या संविधान सीमित किसको कहेंगे कि संवैधानिक सरकार है? संवैधानिक सरकार उसके कहेंगे, लोकप्रिय सरकार को नहीं, बहुदलीय सरकार को नहीं, विधानमंडल द्वारा सरकार चल रही हो उसको नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसी सरकार हो जिसके पास लिमिटेड पावर हो, अर्थात सीमित सरकार हो। और जिसके पास लिमिटेड पावर होगी उसके नागरिकों को स्वतंत्रता भी होगी। तो जहां नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है और सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है, मनमानेपन का अभाव होता है, उसको क्या कहते हैं? संविधानवाद या संवैधानिक सरकार। ठीक, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आए हुए थे और उन प्रश्नों का उत्तर आप कहां से प्राप्त कर पा रहे हो? बड़ी आसानी से, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको। बहुत से सवाल तो अभी जो हमारी सीमित क्लासेज YouTube पर गई हैं वहीं से, और भारत की सबसे परीक्षा, विश्व की विशिष्ट परीक्षाओं में से एक, कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सवाल में पूछा गया है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त, फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? ठीक, इस पर बात करनी है। कह रहा है कि कहां कहां पर, और नीचे दिए गए कूट से प्रश्न का उत्तर देना है। आप जानते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे भी कि किस तरह से ऑप्शन भी एलिमिनेट करके प्रश्न तक हम लोग पहुंचते हैं। एक तो यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, ये 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। 10 दिसंबर 1948 को हुआ था यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। और आप जानते हो इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है ना? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी तारीख को 1948 के ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में सभी जो पक्षकार हैं, अर्थात जो यूएनओ के मेंबर हैं, उनको अपने यहां ऐसी मशीनरी और अपने संविधान कानून के द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि ये जो मिनिमम राइट्स हैं, जो ह्यूमन डिक्लेरेशन में जितने आर्टिकल्स में राइट्स बताए गए हैं, ये मिनिमम राइट्स हैं और पूरे देश में सार्वभौमिक तौर पर पूरे विश्व में सभी सदस्य राष्ट्रों को अपने यहां ये सुनिश्चित करना होता है। और बड़े मजे की बात तो ये है कि 1948 में जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुआ, लगभग उसकी काफी बातें हमारे भारत के संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में हैं। पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में सुनिश्चित किए गए। इसके अलावा और भी जगह हैं संविधान में जहां पर इसको सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए, ये तो प्रश्न में खुद ही कह रहा है कि मूल अधिकार के अतिरिक्त, तो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में जो भी बातें हैं वो कहां पर हैं? फंडामेंटल राइट में हैं। इसके अलावा उद्देशिका में, प्रियम्बल में हम जानते हैं कि लिखा है, भारत की उद्देशिका के बोल क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो भारत को यह बनाना चाहते हैं तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, बंधुता की बात की गई है। ये सारी बातें कहां से प्रेरित हैं? ये 1948 के ह्यूमन राइट। तो उद्देशिका भी सुनिश्चित कर रही है प्रियम्बल के अलावा, तो बिल्कुल एक तो सही है। डीपीएस, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 के बीच में हम लोग जानते हैं, अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट का ही पार्ट है, लेकिन सारी बातें हम लोग क्या नहीं रख सकते थे? ह्यूमन राइट वाले पार्ट में देश की परिस्थितियां ऐसी थी, नहीं रख सकते थे। तो यहां भी बहुत से राइट्स को सुनिश्चित किया गया है। समाज के कमजोर गरीब वर्ग को संरक्षण देने का प्रयास किया गया है, सबके कल्याण की बात की गई है। तो डीपीएसपी वाले पार्ट में पूरा ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को पूरा स्थान दिया गया है। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है।
मूल कर्तव्य हम जानते हैं भारत के संविधान के भाग 4A में कुल 11 मूल कर्तव्यों के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन मूल कर्तव्य में क्या प्रावधान किए गए हैं? मूल कर्तव्य देश के नागरिकों को ड्यूटी बताई गई है। अनुच्छेद 51A में भारत के संविधान के 4A पार्ट 4A का संबंध है इससे। पार्ट 4A में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 51A, कुल इसमें 11 मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि राष्ट्र के प्रति ये करें ये करें ये करें। तो यहां पर राइट्स की सुनिश्चित नहीं किया गया, बल्कि नागरिकों की देश के प्रति ड्यूटी बताई गई है। तो अगर देखा जाए तो उद्देशिका और डीपीएसपी तो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन यहां पर मूल कर्तव्य और नीचे जो कूट दिए गए हैं वो बता रहा है कि केवल 1 और 2, केवल 2, तो केवल 2 तो है ही नहीं है ना। 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, तो विकल्प ए तो देखिए सही होगा। लेकिन अभी और देख लेते हैं, केवल 1 और 3, 2 छोड़ दिया तो ये भी नहीं होगा। 1, 2, 3 तीनों नहीं हो सकते हैं मूल कर्तव्य, तो ए वाला बिल्कुल सही है। तो इसमें जो उत्तर होगा आपका इस प्रश्न में ए होगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला सवाल है वो भी किस तरह से आपकी क्लासेस से मदद भी मिलेगी और किस तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिए ये है विधिक सेवा प्राधिकरण से सवाल है। ये जो निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किए गए हैं, तो कुछ हद तक इसकी वजह से डीपीएसपी में प्रावधान किए गए हैं, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में ले रहे हैं। सवाल में लिखा है कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो वो जो अगर डीपीएसपी में जाएंगे तो आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 39A में बाकायदा डीपीएसपी वाले पार्ट में विधिक निःशुल्क सेवा के बारे में प्रावधान किया गया है। गरीब हैं जो न्यायिक शुल्क अदा नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े ऊंचे दाम के वकीलों को नहीं ले सकते हैं अपने पैरवी में, तो न्याय हो ही नहीं सकता। नेचुरल जस्टिस का पालन होने के लिए कम से कम क्या रिक्वायरमेंट है? नेचुरल जस्टिस के पालन के लिए कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि पक्षकारों को सुना जाए, सभी पक्षकारों को सुनना जरूरी है। अब सामने अगर एक गरीब वर्ग है और दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है, धनी वर्ग है, तो यहां पर न्याय की संभावना नहीं है। न्याय तब होगा जब दोनों पक्ष, तो सरकार के लिए मैंडेटरी है ये प्रावधान किया जाए, तो सरकार ने प्रावधान किए हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए प्रावधान किए गए। तो पूछ रहा है ये प्रावधान किसके लिए है? विकल्प ए है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी ऊंची आय वालों को तो हम लोग देंगे नहीं। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तो ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग से स्पेशल व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े ओबीसी के सदस्यों को, तो इस तरह की भी कोई कैटेगरी नहीं की गई कि एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, ट्रांसजेंडर। इस प्रावधान में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है? समाज का कमजोर वर्ग हो, पैसे ना हो, न्यायिक शुल्क अदा करने के लिए पेमेंट न कर पाए, उन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान किए गए हैं, और सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो देखिए इसमें विकल्प है केवल 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह होगा कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को यह प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ जितने भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए भी प्रावधान है। अगर वो असक्त हैं किसमें? न्यायिक शुल्क अदा करने में, तो उनके लिए प्रावधान है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा वो होगा डी। चलिए अगला सवाल है, फिर से एक डायरेक्ट सवाल हमारी क्लासेस पर आधारित है। आप जान रहे हैं कि एक हमारे कॉन्सेप्ट क्लास में अभी लगातार 3 क्लासेज आपको गई हैं, संस्थात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, और फिर अभी जो लेटेस्ट मेरी क्लास चल रही है, इन दोनों में अंतर। और ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर बाकायदा मैंने प्रैक्टिस भी लगा रखे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के प्रत्येक क्लास में आपको पता है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाए जाते हैं। क्लास के बाद आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, जहां से आप कहां जा सकते हो, उस लिंक से आप उस प्रैक्टिस बॉक्स में जा सकते हो। तो सीधा सवाल वहां से पूछा है, माने हमारे उस क्लास से सीधे सवाल है। ये सवाल संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार से होता है। लिखा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दल का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो इस प्रकार की तो सरकार संसदीय शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं है कि संसद में जितने मेंबर होते हैं उन सबका प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है
और सरकार संसदीय शासन व्यवस्था में हम जानते हैं विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है, द्वैध होता है, अंतर संबंध होता है, अलगाव नहीं होता है। और कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका अनिवार्यतः विधायिका का, संसद का अंग होती है। और अनुच्छेद 75(3 हमारे संविधान का आर्टिकल 75(3 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था का आधार, वह सरकार का, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और संसदीय शासन व्यवस्था अस्थिर सरकार भी मानी जाती है क्योंकि यह सरकार अपना कार्यकाल तब तक पूरा कर सकती है जब तक इसका लोकसभा में बहुमत हो। बहुमत खत्म तो यह सरकार हट जाएगी तुरंत। ठीक, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है। संसदीय शासन व्यवस्था अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है लेकिन अस्थिर सरकार भी होती है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही है वो कौन सा सही है, विकल्प बी सीधे सवाल है। यहां पर अनुच्छेद 75(3 आपको ध्यान रहे, अस्थिर सरकार। किस प्रकार से अंतर संबंध होता है कार्यपालिका और विधायिका में, और विधायिका अनिवार्यता अंग होती है किसका, कार्यपालिका का। कार्यपालिका अनिवार्यता अंग होती है विधायिका का। और लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य, मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए हम जानते हैं कि आवश्यक है। और ये लोग कब तक रहेंगे, और पूरी सरकार का, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व तो जनप्रतिनिधि जहां बैठते हैं, लोक प्रतिनिधि, लोक सदन जो होता है, लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जब तक उस पार्टी को बहुमत मिला रहेगा तब तक तो वो सदन में सरकार के रूप में देश में रहेंगे। जिस दिन विश्वास खत्म उस दिन से वो सरकार समाप्त हो जाती है। ठीक, तो देखिए इस सवाल का उत्तर जो होगा आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ये देखिए वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ये भी सीधा सवाल है हमारी क्लास से। ठीक, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। 4 विकल्प हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका और 7वीं अनुसूची। तो आइए हम लोग देखते हैं कि घोषणा करता है। तो हम जानते हैं कि अब पुलिस स्टेट का जमाना नहीं रहा। पुलिस स्टेट से हम लोग कहां चले आए हैं, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के लोक कल्याण में संलग्न है उसको क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य। पुलिस स्टेट जब था तो केवल राज्य एक प्रकार के काम, लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित था उसके दायित्व, लेकिन आज इससे भी आगे बहुत कुछ। और स्थिति तो यह है कि राज्य के काम में इतना बेतहाशा वृद्धि हुई है कि राज्य के कामों को गिनाया नहीं जा सकता। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक, अंतिम क्षण तक राज्य का कोई ना कोई इंटरफेरेंस लोक कल्याण के कारण हमारे जीवन में है, इंसान के जीवन में है। अब सवाल इस बात का है कि भारत के संविधान में किस भाग में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा, देखिए इस कीवर्ड को पकड़ने का प्रयास करिएगा, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है। तो अगर देखा जाएगा तो 4 विकल्प हैं। 7वीं अनुसूची को तो कर देते हैं बाहर। 7वीं अनुसूची को इसलिए बाहर कर देते हैं कि यहां तो 3 स्पष्ट लिस्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ उन लिस्टों में कल्याण, लोक कल्याण वाले विषय शामिल किए गए हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत कड़े अर्थों में अगर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, उद्देशिका बिल्कुल सही बात है। उद्देशिका में भी बहुत कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, आदर्श ऐसे बताए गए हैं जो लोक कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं और उधर की ओर इंगित करते हैं। मूल अधिकारों में भी राइट्स की बात की गई है, स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर से ही जुड़ा है। लेकिन सवाल क्या है कि कहां पर आदर्श को बाकायदा डिक्लेयर किया गया है, इन आदर्शों को कहां पर कहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो हमें कहां देखना होगा, अनुच्छेद 36 से 51 को अगर देखें, डीपीएस वाले पार्ट, अनुच्छेद 36 से 51 को डीपीएस वाले पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। अगर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करें तो वहां पर स्पष्ट तौर पर क्या दिखता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो अगर यह देखा जाए कि इन आदर्शों की घोषणा कहां की गई है तो हमें कहां मिलेगा, हमें मिलेगा डीपीएसपी वाले पार्ट में। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत के संविधान के
भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले पार्ट अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है। और यह भी सीधा एकदम डायरेक्ट सवाल है, आपको बहुत आराम से कहां मिल जाएगा, हमारे मास्टर वीडियो में ही अगर देखा जाए तो लगभग सारे सवाल टकरा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो कथन हैं। कथन एक है कि देखिए भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। कह रहा भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद के रूप में, पंथ निरपेक्षता के रूप में, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। और दूसरा विकल्प है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। अब पहले बात करते हैं। आपको पता है कि भारत के संविधान में मूल ढांचे के बारे में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिखेगा। कि दिखेगा? अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं इसे, और इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो आपको क्या दिखेगा? इस प्रश्न में आपको दिखेगा कि भारत का संविधान अपने कह रहे हैं पहला जो कथन है कह रहा है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद। तो भारत के संविधान में क्या कोई मूलभूत ढांचे संबंधी प्रावधान किसी आर्टिकल में बताया गया है? आप जानते हो कि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। यह तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में अब तक की सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ी न्यायिक पीठ, 13 न्यायाधीशों की न्यायिक पीठ ने जो सिद्धांत गढ़े थे, अर्थात यह न्यायिक निर्वचन के द्वारा यह सिद्धांत हमारे संविधान में निहित किया गया है, यह न्यायिक व्याख्या से हमारे संविधान में आया है। तो अगर यह कहा जाए भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, लोकतंत्र इन रूपों में, तो बिल्कुल कथन गलत है। कथन एक में कोई ऐसी बात नहीं है, भारत के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान नहीं है। हाँ, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत भारत के संविधान के 368 से जुड़ा है, संशोधन से जुड़ा है, और यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आया है। तो न्यायिक इंटरप्रिटेशन से आया है, न कि भारत के संविधान के मूल ढांचे में ऐसा कोई संविधान में प्रावधान था। दूसरा विकल्प पर बात करते हैं। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा है तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो अगर इसकी पड़ताल करें तो हम जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2) इन दोनों जगहों पर जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान हैं। लेकिन जुडिशियल रिव्यू के अलग अगर स्पष्ट प्रावधान देखा जाए तो 13(2) में है। 13(1) में कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उस आधार पर। लेकिन अगर कोई लागू है और जो भारत के संविधान के 13(1) के बताई गई बातों का उल्लंघन करता है, लेकिन 13(2) स्पष्ट तौर पर जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। तो बिल्कुल कथन 2 सही है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों, स्वतंत्रता सीधी सी बात है, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, तो नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रहा है, और उन आदर्शों को जिस पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की जाती है। तो जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान हैं 13(2) में स्पष्ट तौर पर हैं, और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए 13(1) में है, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है जो भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का उल्लंघन करता है, अर्थात नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रहा है। ठीक, तो हम इस विकल्प में केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, न तो एक न तो इस आधार पर हम विकल्प बी को सही मारेंगे। क्या कि केवल कथन 2 सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल कॉन्सेप्ट से है, 2 विचारधाराओं से है, गांधीवाद और मार्क्सवाद से है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 बातें हैं। एक, अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, विकल्प ए, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद, इसकी बात कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो गांधीवाद और मार्क्सवाद अपने आप में 2 धारा है, 2 विचारधारा है, 2 आइडियोलॉजी है, और एक तरह से दोनों बिल्कुल विरोधी हैं। जहां आदर्श समाजवाद और समानता क्या तो है, लेकिन मार्क्सवाद हिंसा के रास्ते
बात करता है, वर्ग संघर्ष और हिंसा की बात करता है, लेकिन गांधीयन वे में हिंसा की बात नहीं, अहिंसा की। तो अगर देखा जाए तो दोनों विरोधी हैं विचारधारा से, लेकिन दोनों विचारधारा में कुछ समानताएं भी हैं। तो वही सवाल है कि महात्मा गांधी और मार्क्सवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच कह रहा है कि एक समान सहमति पाई जाती है, अर्थात किन मुद्दों पर समानता है। तो अगर देखा जाए, नीचे से चलते हैं, आर्थिक नियतिवाद। तो मार्क्सवाद, जिसे साम्यवाद भी कहते हैं, आर्थिक नियतिवाद में विश्वास रखता है। उसमें सब कुछ क्या है, अर्थव्यवस्था ही है और आर्थिक प्रणाली है, उसी को माना जाता है। और गांधी की दृष्टि में अगर देखा जाए तो मार्क्सवाद एक भौतिक नियतिवाद की बात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी भौतिक नहीं, एक अलौकिक, एक भौतिक नहीं बल्कि पारलौकिक नियतिवाद में विश्वास करते थे। तो इस आधार पर तो कोई समानता नहीं है। निजी संपत्ति की समाप्ति, अगर इसकी बात करें तो मार्क्सवाद में तो जो एक साम्यावस्था है, चरम अवस्था है, जहां पर समाजवाद की स्थापना होती है, वहां पर सब समाप्त हो जाता है। निजी संपत्ति की समाप्ति की बात वहां की जाती है, लेकिन गांधी जी के विचारधारा में निजी संपत्ति की समाप्ति की बात नहीं कही गई है, बल्कि एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? न्यासिता का सिद्धांत है। और वहां पर कहा गया है कि, और एक कॉन्सेप्ट है उनका अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। तो इनकी विचारधारा में देखा जाए तो कुछ हद तक निजी संपत्ति है, लेकिन निजी संपत्ति का संकेंद्रण, संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध करते हैं। ठीक, तो निजी संपत्ति की समाप्ति के बिंदु पर अगर बात करें तो गांधी और मार्क्स दोनों में अंतर विरोध है, समानता नहीं है। वर्ग संघर्ष की बात करें तो पूरा का पूरा मार्क्सवाद किस पर आधारित है? वर्ग संघर्ष पर आधारित है। और क्लास स्ट्रगल बताते हैं कि हर समाज में, हर काल में, इतिहास में हर काल में दो वर्ग रहे हैं और वर्ग संघर्ष का परिणाम ये रहा और आगे अब क्या रहेगा? समाजवाद रहेगा। तो इस तरह से ये वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से मार्क्सवाद अपनी पूरी थ्योरी गढ़ते हैं। लेकिन गांधी जी और मार्क्सवाद के समाजवाद में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो याद रखिएगा, वर्ग संघर्ष, गांधीवाद में वर्ग संघर्ष की बात नहीं की गई है, बल्कि वर्ग सहयोग की बात की गई है। कोई संघर्ष नहीं होगा इसकी बात की गई है। तो वर्ग संघर्ष वाले बिंदु पर भी अगर देखा जाए तो दोनों में असमानता है। हमको तलाशना है क्या? समानता, जो बचा वही होगा। विकल्प ए सही है। किस आधार पर? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। तो जो मार्क्सवाद है वह भी कहता है कि जब सर्वहारा वर्ग संघर्ष होगा, सर्वहारा वर्ग का पूंजीवाद पर क्या होगा? विजय होगी, तो राज्य क्या होगा? समाप्त हो जाएगा और राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। क्योंकि मार्क्सवाद क्या मानता है कि राज्य क्या है? राज्य एक शोषण का माध्यम है। जो पूंजीपति होते हैं वो राज्य के माध्यम से ही क्या करते हैं? श्रमिकों का जो कमजोर वर्ग होता है उसका क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो इनके समाजवाद में राज्य समाप्त हो जाता है। अगर महात्मा गांधी के गांधीवाद की बात करें तो गांधी दर्शन में भी एक एक्सट्रीम पोजीशन आती है, जहां वो राम राज्य की बात करते हैं। तो वहां भी जो राम राज्य है वहां क्या बताते हैं कि आत्म अनुशासन और स्व अनुशासन से समाज कंट्रोल होगा और राज्य का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। वो भी मानते हैं कि राज्य को वो क्या मानते हैं? हिंसा मानते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। और एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, इस बिंदु पर गांधीवाद और मार्क्सवाद पर क्या है? हम देख सकते हैं कि समानता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? नौकरशाही, आप जानते हैं कि ये जो परीक्षा हो रही है सिविल सर्विसेज के, उसमें से लोग बनते हैं नौकरशाह, है ना। तो नौकरशाही के बारे में कह रहा है कि उपयुक्त 4 बातें हैं। कह रहा है सबसे फिट उनके बारे में क्या बात है? विकल्प ए, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण है। कह रहे हैं संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अधिकरण है। कह रहे हैं नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला। संसदीय लोकतंत्र में संसद विधायिका कानून बनाती है और नौकरशाह को उसको इंप्लीमेंट करना होता है। और हम कह सकते हैं कि कुछ विधायन होते हैं, प्रत्यायोजित विधायन है, और इनके पास भी क्या होता है? प्रत्यायोजित विधायन का पावर होता है, अर्थात कुछ कानूनों को, जिसको रूल और रेगुलेशन कहते हैं। अगर देखा जाए तो
संसद के कामों को कुछ हद तक आगे कुछ बढ़ाते हैं, कुछ लोगों के पावर होता है। तो अभी और विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग सबसे बेस्ट विकल्प पर बात करते हैं। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है नौकरशाही। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अधिकरण है। अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में संघवाद को लेकर हमेशा प्रश्न उठते हैं और अलग अलग विद्वान कुछ तो कहते हैं भारत में अर्ध संघवाद है, कुछ कहते हैं संघात्मक ढांचा एकात्मकता की ओर झुका है। उसमें एक आक्षेप इस बात को लेकर आता है, जो नौकरशाह हैं, जो भारत में ये जो सिविल सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से होती है, और राज्यों में ये डेपुटेट होते हैं, माने इनका जो पदासन होता है वो कहां पर होता है, पदासीन होते हैं राज्यों में, लेकिन इनकी नियुक्ति हो रही है कहां से, केंद्र सरकार से। तो अगर देखा जाए तो राज्य हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, आक्षेप लगाते हैं, और कुछ इनको सस्पेंड करना, इन पर जो कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होती है, राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार के अनुमति के नहीं कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये तो संघात्मक ढांचे के बिल्कुल विपरीत प्रावधान है, उनके सहयोग में चित्रण नहीं हो रहा है, तो ये विकल्प भी बिल्कुल गलत होगा। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण है, कह रहे हैं। और अगला विकल्प है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है। अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन की चुनना हो तो हम कह सकते हैं राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण है। बिल्कुल कहा जा सकता है, पॉलिसीज को ये लोग लागू करते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व बना रहता है, क्योंकि ये कार्यपालिका का पार्ट तो है तो लेकिन अस्थायी है। एक बार नियुक्ति के बाद कुछ अपवादों को छोड़ दें तो 20, 25, 30 साल माने 60 वर्ष की उम्र तक, 58 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर पदासीन रहते हैं, तो कुछ हद तक राजनीतिक स्तर। लेकिन लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला, तो इनका सबसे काम क्या है, विधायिका से जो कानून बनेगा, लोक नीति बनेगी, पब्लिक पॉलिसी बनेगी, उसको इंप्लीमेंट करवाना। इनके काम की अगर बात करें तो यही तो काम है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर डी होगा कि लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है। तो पूरी नौकरशाही के बारे में सबसे बेस्ट बात जो कही गई है, सबसे अच्छे से कही गई है, वो क्या है, विकल्प डी। तो इस प्रश्न का विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल, फिर एक डायरेक्ट सवाल हमारी क्लास पर आधारित है, प्रियम्बल से है। भारत के संविधान की उद्देशिका लिखा है विकल्प ए, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग है, बिल्कुल इतनी बात तो सही है आज की तारीख में। फिर लिखे हैं कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, विकल्प ए की ये बात बिल्कुल गलत है। अगला विकल्प है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता है। तो देखो इसमें दोनों बात इन्होंने गलत कही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में साफ साफ कहा गया है प्रिय उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक, तो इतनी बात तो सही है, पहले विकल्प में दूसरी बात गलत है, दूसरे विकल्प में दोनों बात गलत है। तो ये दोनों सवाल गए काम से विकल्प। तीसरी बात लिखी है संविधान का भाग है, यहां तक सही है, और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि अन्य भाग। करें संविधान का भाग है और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर, अन्य पार्ट के बराबर इनका विधिक प्रभाव है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। भाग तो है लेकिन हमेशा प्रासंगिकता इसकी नहीं होती है। चौथा विकल्प कह रहा है संविधान का भाग है, बिल्कुल सही है, और आगे लिखा है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। कहां चलते हैं, इंद्री बेरीबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन होते होते 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में क्या बता दिया गया, केरल राज्य के मामले में साफ साफ बता दिया गया क्या, कि संविधान उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, और यह कब प्रासंगिक होती है, जब संविधान के अंदर कोई बातों का अर्थान्वयन करना हो, किसी शब्द का, किसी वाक्य का, किसी आर्टिकल का, किसी पार्ट का अर्थान्वयन करना हो, तो किसके आलोक में किया जाएगा, प्रियम्बल के शब्दों के आलोक में। तो देखिए प्रासंगिकता कब हो रही है, जब अंदर की बातें कुछ अप्रासंगिक हुई, अर्थान्वयन करना हुआ, तो अन्य भागों से स्वतंत्र इसका कोई अस्तित्व, विधिक प्रभाव नहीं है। ये कब प्रासंगिक हो रही है, अन्य भाग के साथ। जब किसी अंदर के भाग का इंटरप्रिटेशन करना होता है तो संविधान के शब्द क्या होते हैं, तब संविधान के शब्द रेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में साफ साफ जो बताया गया उसके आधार पर संविधान की उद्देशिका के नाम से
प्रस्तावना के नाम से एक अलग से हमारी क्लास ही है, और वो अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट क्लास है। उसके साथ जो पीछे सवाल दिए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही कंप्लीट हैं। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का आंसर लगातार देख रहे हैं कैसे निकाला गया। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 माने 36 से 51 डीपीएस की बात कर रहा है, अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दी गए कूट से सही उत्तर चुनना है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, विकल्प 1 लिखे हैं। हम जानते हैं भारत के संविधान के डीपीएस वाले पार्ट में अनुच्छेद 37 इन्हीं शब्दों से शुरुआत होता है, क्या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे? तो विकल्प ए गलत है कि सही है? गलत है। पहला कथन गलत है। तो जहां जहां विकल्प में 1 लिखा है वो तो गए काम से, ए और सी में विकल्प ए को सही माना है तो वो तो गए काम से। ठीक, अब बचा 2 विकल्प, विकल्प बी केवल 2, विकल्प डी। अब हम इन दोनों पर विचार करेंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, दूसरे में लिखा है, ये बात तो सही है। 37 साफ साफ कह रहा है वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो 2 तो बिल्कुल सही है, तो बी वाला तो सही दिख रहा है। फिर लिखा है इस भाग में अभिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून को बनाने को प्रभावित करेंगे। तीसरा भी बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 37 से सीधे सवाल है। अनुच्छेद 37 साफ साफ कहता है कि डीपीएस राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधितः प्रवर्तनीय नहीं होंगे, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, किंतु वहीं लिखा है, क्या लिखा है, ये शासन के लिए मूलभूत होंगे। तो सीधी सी बात है, उसी लाइन को तोड़ करके आपको दे दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 सही है। तो विकल्प डी में 2 और 3 को सही माना गया है। तो हमेशा क्या सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प डी सही है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें लिख रखा है इन्होंने कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो हम लोग जानते हैं चाहे केंद्रीय सरकार में हो चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, सदन में मंत्री पद पाने के लिए, मुख्यमंत्री या मंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री पद पाने के लिए क्या जरूरी है? संसद या राज्य विधानमंडल, राज्यों में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन यदि कोई शपथ ग्रहण की तारीख पर संसद के दोनों सदन या राज्य का मामला है तो राज्य के विधानमंडल एक सदनीय है तो एक सदन, या 2 सदनीय है तो दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह शपथ ग्रहण कर सकता है, अर्थात मंत्री पद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इन पद पर आ सकता है। लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख के 6 माह के अंदर उसको सदन की सदस्यता अनिवार्यतः लेनी होती है। यदि नहीं ले पाया तो स्वतः पद समाप्त होगा और दोबारा वह व्यक्ति तब तक उस सरकार में नहीं आ सकता है, अब जब तक कि सदस्य न हो जाए। लेकिन इस लाइन में एक डाउट है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और यहां लिखा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, तो वहां तो 21 वर्ष होता है। ठीक, तो यहां पर अगर बहुत कड़ाई से अर्थान्वयन किया जाएगा तो यह प्रश्न थोड़ा सा डाउट हो सकता है। बाकी बातें इसमें बिल्कुल सही हैं कि मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। हम जानते हैं कि निर्वाचन का अधिकार, ये सारे प्रावधान कहां से मिलते हैं? यहीं से। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निरर्हर हो जाता है और कारावास से चाहे वह मुक्त हो गया हो। तो याद रहे मित्रों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस प्रकार के प्रावधान तो हैं, लेकिन यहां जो बात लिखी है बिल्कुल गलत है। अस्थायी तौर पर यह बात बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं 5 वर्ष नहीं 2 वर्ष तक के कार्य का अगर कारावास की सजा हो गई, मुक्त भी हो गए, तो 2 वर्ष के लिए कारावास हुआ तो उसके अगले 6 वर्षों तक के लिए प्रतिबंधित होता है। तो दूसरी बात तो बिल्कुल गलत है, लेकिन एक विकल्प में ना तो 1 सही है ना तो 2। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर या तो ए होगा या तो बहुत गहराई से, बहुत अगर कठोरता से इस सवाल का पेरूजल किया जाएगा कमीशन के माध्यम से, तब इसका उत्तर डी भी हो सकता है।
क्योंकि विकल्प ए में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, यह प्रश्न यहां 21 वर्ष कर देता है व्यक्ति का, तो 21 वर्ष की आयु में कोई भी मंत्री नहीं बन सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर या तो ए होगा या तो डी। सामान्यतया विकल्प ए सही होगा, और अगर कठोरता से पेरूजल हुआ तो इसका उत्तर डी भी हो सकता है। अगला सवाल आप देख रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लिखा है भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। तो संसद का सत्र आहूत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, और बिल्कुल सही बात लिखा है 85 में, आर्टिकल 85 में ये प्रावधान मिलेंगे आपको, और वहां पर साफ साफ लिखा है भारत का राष्ट्रपति, जरूरी नहीं कि संसद भवन में ही, वो खुले आसमान में, तंबू में, अब अगर कहीं भी कर सकता है, अगर काम उसको लगा तो कहीं भी वो आहूत कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, विकल्प ए। दूसरा लिखा है भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, 1, 2, 3 इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में साफ साफ क्या लिखा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच क्या नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इससे बात निकल करके क्या आती है कि वर्ष में कम से कम कितने सत्र आवश्यक हैं, तो बात निकल करके आती है कितनी, 2 सत्र आवश्यक हैं। हां, परंपरा में क्या है, आजकल 3 सत्र आहूत किए जाते हैं, और 3 सत्र कौन है? बजट सत्र है, मानसून सत्र है, और शीतकालीन सत्र है। ठीक, लेकिन यह संसदीय परंपरा है, संविधान का कोई प्रावधान नहीं कहता है। अगला विकल्प है 1 वर्ष में, तो दूसरी बात बिल्कुल गलत है। तो जहां पर 2 लिखा होगा वो बिल्कुल गलत होगा। विकल्प बी में लिखा है केवल 2, ये बात बिल्कुल गलत है, और विकल्प डी में लिखा है 2 और 3, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं कथन 3 की। तीसरा कह रहा है 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलाना आवश्यक हो। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक, तो इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, संसद में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कम से कम इतने सत्र चलेंगे ही, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ये संसदीय परंपरा से और परिस्थितियों पर सदन की कार्यवाही कब तक चलेगी, राष्ट्रपति आहूत करेगा। सदन के सत्र की दैनिक कार्यवाहियां कौन संचालित करेगा? सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। तो अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में 1 और 3 सही हैं, और विकल्प सी में 1 और 3 सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर 1 और 3 होगा। तो मित्रों, ये 14-15 सवाल कहां से थे? सिविल सर्विसेज आईएएस की जो प्री परीक्षा हुई उसके फर्स्ट पेपर में जो बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें ये पॉलिटी वाला हिस्सा था। उन प्रश्नों को हम लोगों ने हल करने का प्रयास किया। तो आशा है कि इन प्रश्नों के विश्लेषण से आपको काफी लाभ होगा, और एक प्रश्नों के आंसर में, और कैसे प्रश्नों को एलिमिनेट किया जाता है विकल्पों को, और किस प्रकार के प्रश्न उत्तर तक पहुंचने के लिए प्रश्न और उनके विकल्पों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार से आप अपने मन मस्तिष्क को धैर्यपूर्वक रखेंगे तो आप इस तरह से सही प्रश्नों का हर विषय में आप आंसर दे पाएंगे। तो आज दीजिए हमें इजाजत, नेक्स्ट क्लास में फिर किसी अच्छे विषय और सेगमेंट के साथ हम लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।